दोस्तों नमस्कार, दिव्य दृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 5वां दिन है पटवार रक्षक बैच का। अभी तक 4 क्लास हमने अपलोड कर दी है। उन क्लासों का आनंद लिया होगा आपने और अंतर महसूस किया होगा। ये मैं जानकारी जो देने जा रहा हूं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए रक्षक बैच के बारे में आपको जानकारी दूंगा 1 मिनट। उसके बाद रेगुलर क्लास होगी आपकी इंग्लिश की, रीजनिंग की और कल्चर की क्लास होगी। इस क्लास को पूरा देखना। 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, उनको देखना, फर्क महसूस करना। आज ही दिव्य दृष्टि क्लासेज प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें। अगर रक्षक बैच आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए हम यहां पर हमारा सेंटर है रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास, जो हमारा सेंटर है यहां पर ऑफलाइन तैयारी चल रही है। 15,500 पटवार की फीस है। इस बैच के बाद में हम फीस को इंक्रीज भी करेंगे। जिसको ऑफलाइन तैयारी करनी है, जो हमारी इस बैच में आकर तैयारी कर सकता है, रिद्धि सिद्धि मंगल विहार हमारा सेंटर है। कॉल भी कर सकता है वो बंदा हमारे यहां से नंबर लेकर। मैं चाहूंगा टीम से एक बार मैं नंबर भी नोट कर दूं, जो है आप जिस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं दोस्तों, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 8290772627। ठीक है ना, 2627। ऑनलाइन के लिए आप 8290772111 यानी कि 8290772111 इस पर ऑनलाइन की जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफलाइन की जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन रक्षक बैच आप प्ले स्टोर से अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये रक्षक बैच का ये बैनर होम पेज में दिखाई देगा। 6 तारीख से ये बैच स्टार्ट हुआ है, 5वां दिन है। इसमें बढ़िया आपको फैकल्टी मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो एग्जाम पैटर्न पे 20 से अधिक पेपर आपको मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। दोस्तों ये बैच आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। तो आज ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें दिव्य दृष्टि क्लासेज और शानदार तैयारी करें। अब सर की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, उसके बाद में रीजनिंग की क्लास होगी, जीके की क्लास होगी। ये सारी क्लासें आप लें। इससे पहले जो 4 क्लास होगी वो भी लें आप। और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके इसमें फ्री क्लासेज भी हमने दे रखी हैं डेमो के रूप में, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब सर आएंगे, रेगुलर आपकी क्लासें होगी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हमने कल क्या पढ़ लिया था बता। पहला टाइप पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन का, और पहले टाइप में कल हमने डबल रिलेशन जॉइंट करने सीखे थे। दो संबंधों को कैसे जोड़ करके एक रिलेशन में आंसर दिया जाता है। कल तक हमने ये पढ़े थे, ठीक है। देखिएगा, आज हम किसी थर्ड पर्सन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय करवाना, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। रेडी होंगे आप? तो देखो, पहले सीधा ही लिख देता हूं। देखो, मोहन ने कहा यह लड़की मेरे पिता की पुत्री के पुत्र वधू की ननद है। यह लड़की
मेरे पिता की पुत्री की पुत्र वधू की ननद है। तो बताओ मोहन लड़की का क्या लगता है? मोहन लड़की का क्या लगता है? क्या आएगा आंसर बताओ। मोहन ने कहा यह लड़की मेरे पिता की पुत्री की पुत्र वधू की ननद है। तो पूछा गया है मोहन लड़की का क्या लगता है। देखो कहा किसने? मोहन ने। एक तो प्रश्न में कौन है? मोहन है, ठीक है, और एक कौन है? लड़की। ये है मोहन है और ये है लड़की। क्या कह रहे हैं? देखो यह लड़की मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिताजी की पुत्री, मेरे पिता यानी मोहन ने कहा है ना, शुरुआत भी मोहन से करनी है। मेरे पिताजी की पुत्री की पुत्र वधू, पुत्र वधू कौन? इनके बेटे की पत्नी, ये पुत्र वधू हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। पुत्र वधू की ननद, ननद कौन? इनके पति की बहन, ये इनकी ननद है। ननद है तो ये कौन है? वो लड़की है। तो आपसे पूछा है कि मोहन लड़की का क्या लगता है। मोहन ये रहा, ये लड़की का भाई, भाई की ये माता, माता का भाई मामा, तो मोहन लगा मामा और ये लड़की लगी मामा की बांजी। अब हमें जवाब देना है। जवाब क्या देना है कि आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा? तो देखो मोहन लड़की का क्या लगता है, यहां पे का आ रहा है, अकेला का आ रहा है, तो आंसर उसका देंगे जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा। आंसर आएगा मोहन का, तो मोहन क्या लगता है? मामा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? एक और देखें क्वेश्चन, देखो तो ऐसा ही एक और लिखवाता हूं। पंकज ने कहा यह महिला मेरे मामा की सास की इकलौती पुत्री की भांजी, इकलौती पुत्री की इकलौती भांजी की भाभी है। तो बताओ पंकज वह महिला में क्या संबंध है?
बताएं आंसर क्या आएगा। पंकज ने कहा यह महिला मेरे मामा की सास की इकलौती पुत्री की इकलौती भांजी की भाभी है। तो बताओ पंकज व महिला में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध होगा आपस में, यह आपको बताना है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। पंकज ने कहा यह महिला मेरे मामा की सास की इकलौती पुत्री की इकलौती भांजी की भाभी है। तो बताओ पंकज व महिला में क्या संबंध है। नहीं हुआ, चलो मैं करा देता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। देखिए कहा किसने, पंकज ने कहा। किसके बारे में कहा, महिला के बारे में कहा। मेरे मामा की सास, पंकज बोला ना, पंकज के मामा, ये इनकी माता का भाई मामा की सास, सास कौन, इनकी पत्नी की माता जी, सास की इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती बेटी ये हो गई, की इकलौती भांजी, भांजी कौन होती है, भांजी कौन होगी भाई बताओ, भांजी कौन होगी, ननद की बेटी, हाँ या ना, भाई मामी मामा की या मौसी की, हाँ या ना। इनकी भांजी कौन, तो इनकी बेटी इकलौती है, तो इनकी ननद की बेटी हो गई, ये भांजी हो गई, क्योंकि ये माता का भाई मामा है तो ये मामी, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये भांजी की भाभी, इसकी भाभी कौन होगी, इसकी भाभी, इसकी भाभी बताओ, इसके भाई कौन है, पंकज, पंकज की पत्नी कौन है, वो महिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे, तो बताओ पंकज वो महिला में क्या संबंध है। तो पंकज पति है, महिला पत्नी है। तो देखो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि यहाँ पे आंसर जो है वो पति पत्नी भी आएगा, पहला प्रायोरिटी आंसर यही होगा यहाँ पे, पति पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरे एंगल से सोचें, मान लो इसकी बहन की बेटी भांजी होती, उसकी भाभी होती, तो फिर रिलेशन ही कनेक्ट नहीं होगा। फिर पहले देखो मामा, मामा की पत्नी मामी, मामी की बहन, फिर वो लिंक टूटना शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर उनकी बहन, बहन की फिर कौन, बेटी, फिर उसकी भाभी, तो उनसे तो आपका कोई लंबा चौड़ा रिश्ता ही नहीं है, तो उधर तो लिंक बनाने का रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। इधर अगर हम बात करें तो ये हो सकता था, इसकी भाभी है तो ये पंकज की वाइफ भी हो सकती है, तो इसके एक और भाई की वाइफ भी हो सकती है। तो इसमें दो ऑप्शन बन सकते थे कि पति पत्नी भी हो जाए या देवर भाभी भी हो जाए, पति पत्नी भी हो सकता है, देवर भाभी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन प्रायोरिटी डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन में 99.99% आपको यही मिलेगा, पति पत्नी। फिर भी मैं आपको 1% ये बता के चल रहा हूं कि भाई ऐसा आ जाए तो भी आपको ये करना है, तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम दो दो के रिलेशन को जोड़ना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना क्या है। सचिन ने कमल को एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा,
कि वह मेरे भाई के पुत्री की माता तथा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्र वधू की पुत्र वधू है, तो बताओ पहला ये पूछ सकता है कि सचिन महिला का क्या लगता है। दूसरा ये है कि महिला कमल की क्या लगती है। तीसरा ये है कमल का सचिन से क्या संबंध है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्या आंसर आएगा, करवा देते हैं आपको। सचिन ने कमल को एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरे भाई की पुत्री की माता। वह कौन? वो महिला जो है। किसने कहा था? सचिन। देखो मेरे का मतलब एक तो देखो सचिन है और एक कौन है? कमल। सचिन कहने वाला, कमल सुनने वाला। बात किसकी कर रहे हैं? महिला की। ए सचिन के कमल एम महिला। कहा किसने? सचिन ने कहा कि वह मेरे भाई, सचिन से शुरू करना, मेरे भाई, ये सचिन का भाई, की पुत्री, ये इनकी बेटी, की माता,
इनसे ऊपर ये इनकी माता, तो ये बेटी है दोनों की, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। माता, माता मतलब ये वो माता है, तो ये वो अहम महिला होगी, क्योंकि बात तो महिला की चल रही थी ना। सचिन क्या बोला, मेरे भाई के पुत्री की माता है, तो यानी उसकी भाई की पुत्री की माता यानी उसकी भाभी होगी वो। तो पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो गई कि सचिन महिला का क्या लगता है, तो सचिन महिला का देवर लगता है भाई। क्या लगता है, देवर, क्योंकि वो उसकी भाभी हो गई ना। हाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा है तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब अब मामला पलट के किस पे चला गया, अब मामला पलट के चला गया कमल पे। अब मामला किस पे आ गया, कमल पे आ गया। तो कमल के लिए क्या कह रहा है, कमल के लिए बोला कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता, तो ये के कमल है, ये कमल के पिताजी की इकलौती पुत्र वधु। इकलौती पुत्र वधु का मतलब एक बेटा है इनके, कमल, उनकी पत्नी है वो पुत्र वधु, ये इकलौती पुत्र वधु की पुत्र वधु, इनके भी बेटे की पत्नी, ये इनके पुत्र वधु हो गई। कौन है वो, महिला है। ये बात भी चोखी क्यों, तो ये महिला और कमल क्या हो गए, तो देखो ये इसके पति के माता पिता हैं, पति के माता पिता यानी सास ससुर हो गए। तो महिला पुत्र वधु है, कमल ससुर है, तो कमल, महिला कमल की क्या लगती है, पुत्र वधु लगती है। बड़ा सिंपल लॉजिक हो गया। अब तीसरी बात क्या पूछ रहा है, कमल का सचिन से क्या संबंध है। अब ये कमल है, ये सचिन है, इन दोनों को कैसे जोड़ें, तो दोनों को जोड़ना भी कोई कठिन काम नहीं है, आसान काम है ना, आसान काम है, ज्यादा कठिन काम तो कुछ है ही नहीं। रीजनिंग तो आसान होती है, आपको पता ही है। दोनों में कॉमन है महिला, हमें पता है महिला के पति जो हैं उनके पिताजी हैं के कमल, और महिला के पति के भाई है कौन, एस सचिन। ये हमें पता चला दोनों रिश्तों से। देखो इस महिला के पति के पापा कौन है, कमल, महिला के पति के पापा कौन है, कमल, महिला के पति की भाई, ये यहाँ पे देखो महिला के पति का भाई कौन है, ये देखो महिला के पति का भाई कौन है, सचिन, सचिन ही है ना, हाँ सचिन। अब हमसे जो जो आंसर मांगना चाहता है वो दे दो यार अगले को, इतना क्यों तड़फा रहे हो उसको, जो अगले चाह रहा है वो दे देते अपन उनको। सचिन महिला का क्या लगता है, पहला देखो ये सचिन, ये महिला का क्या लगता है, महिला के पति का भाई है, पति का भाई का मतलब क्या हो गया, देवर, या ऑप्शन में ज्येष्ठ हो तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, महिला कमल की क्या लगती है, ये महिला रही, ये कमल रहा, इसके बेटे की पत्नी है, पुत्र वधु। तीसरा, कमल का सचिन से क्या संबंध है, ये है ना कमल, और ये कौन है, सचिन, ये इसके भाई और ये इनके पिता, तो कमल है ना वो पिताजी है, सचिन है वो पुत्र है, तो कमल का सचिन से, तो कमल है वो पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता। ये हमारे 3 आंसर थे। अब आप देख लो आपने क्या किया है, और ये 3 आंसर आपके सामने पड़े हैं, जो चेक करना है वो कर लीजिएगा आप। बताओ आपके आंसर भी यही आ रहे हैं क्या, आपके भी यही आए आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर करो अब आप। लिखेंगे मनीषा ने उर्वशी को
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, कि वह तुम्हारे पिता के पुत्र के भांजे के पिता तथा मेरे मामा की इकलौती बहन के दामाद यदि उर्वशी अविवाहित हो तो बताओ पहला, मनीषा लड़के की क्या लगती है? लड़के का उर्वशी से क्या संबंध है? तीसरा है उर्वशी वह मनीषा में क्या संबंध है? करिए, सॉल्व करिए। मैं यहीं खड़ा हूं, करो। कमेंट देख रहा हूं तुम्हारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं।
बताओ बताओ जल्दी उत्तर बताओ। बोलो बोलो बोलो, कमेंट ही नहीं आ रहे यार तुम्हारे, क्या कर रहे हो यार तुम ये, हैं? क्या पटवारी बनोगे तुम? देखो, किसने कहा? मनीषा ने कहा। किसको कहा? उर्वशी को कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह कौन? वह तुम्हारे पिता के पुत्र के भांजे के पिता हैं। वह कौन? लड़का। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता का मतलब उर्वशी को कह रही हूं, है ना? तो उर्वशी है सुनने वाली, उर्वशी से हम रिलेशन जोड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी, ये उर्वशी के पिताजी के पुत्र के भांजे। भांजे कौन? बहन का बेटा। इनकी बहन ये उर्वशी है। उर्वशी का बेटा भी हो सकता है और इनकी एक बहन और हो सकती है, लेकिन हमें कहा कि यदि उर्वशी अविवाहित हो, इसका मतलब इनकी एक और बहन है, उनका बेटा है ये भांजा, और भांजे के पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं। तो ये दोनों पति पत्नी। कौन है वो लड़का जिसके बारे में बात कर रहे हैं? उर्वशी की क्या लगे? तो उर्वशी की तो बहन हो गई ना, ये उर्वशी का भाई, ये बहन, बहन के पति जीजा हो गए, तो ये उर्वशी के जीजा हैं। अगला पॉइंट करते हैं, क्या कह रहा है? तथा मेरे, मेरे कौन? मनीषा बोली, अगला रिश्ता मनीषा का है। मेरे मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन, मामा की बहन कौन है? ये मामा। मामा कौन? माता, माता का भाई मामा, मामा की इकलौती बहन माँ हो गई। माँ के दामाद, दामाद कौन? इनकी बेटी का पति। अब इनकी बेटी का पति है तो ये देखो, यही है ना बेटी, इनका पति है, वो लड़का है, हाँ या ना? तो पूछा गया है उर्वशी अविवाहित है, तो मनीषा की शादी हो रखी है, इसका मतलब शादी किसकी हो रही है? मनीषा की। तो बताओ मनीषा लड़के की क्या लगती है? तो मनीषा जो है वो लड़के की पत्नी लगती है भैया। मनीषा है वो लड़के की क्या लगती है? पत्नी लगती है, पत्नी। ठीक है, अब कैसे? अब देखो दोनों में कॉमन कौन है? ये लड़का, लड़के की शादी हुई किसके साथ? मनीषा के साथ। और इसकी पत्नी की बहन कौन है? उर्वशी। मनीषा और इसकी बहन कौन है? उर्वशी। लो जी, हो गया काम, कर दो, बता दो। मनीषा लड़के की क्या लगी? पत्नी। लड़के का उर्वशी से, उर्वशी से तो बहन का पति है, जीजा हो गया। लड़के का बताना है ना, तो लड़का जीजा हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? उर्वशी व मनीषा में क्या संबंध है? ये उर्वशी, ये मनीषा, तो ये इसकी क्या लगी? बहन। अब आप थोड़ा सा बदलाव यहाँ इसमें देख सकते हो कि ये जो मनीषा की पत्नी है ना, ये इसकी एक और बहन भी हो सकती है। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर पत्नी के साथ ऑप्शन में अगर भाभी भी मिले तो वो भी एक थोड़ा सा लीगल आंसर हो सकता है। समझ गए बात को? तो ऐसे आपको दिमाग चलाते रहना होगा, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं कुछ चीज़ें। लेकिन वो जो कंडीशन जो क्वेश्चन पे चल रही होती है ना, वो तो यही है।
उसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा आंसर। लेकिन थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं अगर दिमाग भटकाने की कोशिश करे आपका, या थोड़ा सा भी अगर वो थोड़ा डेप्थ में ले जाना चाहता, आपको थोड़ा मतलब एक ये चाहता है कि मैं समुद्र में गोते लगाऊं लेकिन गहरे लगाऊं, तो मुझे अच्छे नगीने अच्छे कीमती पत्थर मिल सकते हैं, है ना। मैं वहाँ से मोती निकाल सकता हूँ, मैं वहाँ से नीलम पुखराज पन्ना निकाल सकता हूँ। तो वो आपको थोड़ा डेप्थ ले जाएगा, तो वो आपको थोड़ा नॉलेज टेस्ट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें ऐड कर सकता है। ठीक है, तो टेंशन ना लेना, समझदारी दिखानी है, सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। और इस बार मैं एक दो नहीं, पूरे 3 संबंधों को जोड़ने का क्वेश्चन लिख रहा हूं। पूरे 3 रिश्तों को जोड़ने का क्वेश्चन है। पूरे 3 रिश्ते कौन कौन से, ध्यान से देखना। मुकेश ने अनिल को एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे पुत्र की बहन का पति तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पुत्र के इकलौते नाती का पिता तथा इनकी पुत्री की इकलौती भाभी का दामाद है। तो बताओ, पहला मुकेश का महिला से क्या संबंध है। दूसरा लिखा हमने महिला अनिल से किस प्रकार संबंधित है। तीसरा अनिल से मुकेश का
क्या संबंध है? करो, देखे सोल्व करो। ये टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा भाई अपन ना, टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 अगला एपिसोड से शुरू करेंगे अपन। टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कर लिया क्या? फटाफट दो जवाब, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। जल्दी कमेंट कर दो भैया। करवा दूं सॉल्यूशन? कर लिया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ध्यान से देखो, मुकेश ने अनिल को बोला, कौन? मुकेश बोला। किसको बोला? अनिल को बोला। क्या बोला? एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरे पुत्र की बहन का पति, मेरे पुत्र की बहन का पति। पुत्र कौन? मुकेश। मुकेश बोला अनिल को, हाँ है ना। मुकेश कह रहा है मेरे पुत्र, मुकेश से शुरू करो, ये है मुकेश। मेरे पुत्र की बहन का पति, ये हो गया। इसके बारे में पता नहीं है कौन, लेकिन ये मुकेश का दामाद हो गया, बेटी का पति हो गया ना, दामाद हो गया। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे यानी अब मामला अनिल पे चला गया। अनिल पे आ जाओ। अनिल को क्या कहा? तुम्हारे पुत्र, ये अनिल का बेटा, की इकलौती नाती, पुत्र के इकलौते नाती। नाती कौन होता है? बेटी का बेटा, ये नाती हो गया, दो ही था। का पिता, पिता कौन? इनके पिताजी, ये इनका पति हो गया। ये पता नहीं कौन है। आगे, तथा इनकी, इनकी किसकी बात कर रहा? महिला की, यानी ये महिला को लपेट लिया इसी रिलेशन में। ये लो जी, महिला के लिए क्या कहा? इनकी पुत्री की इकलौती भाभी का दामाद, इनकी पुत्री की इकलौती भाभी। भाभी कौन? इनके एक भाई है जिसकी पत्नी भाभी का दामाद। दामाद कौन होता है? बेटी का पति, इनकी बेटी और उनका ये पति। ठीक है, ये वाला व्यक्ति। तो हमारे पास ये तीन रिश्ते आ गए। ये किसका आ गया? मुकेश का। ये किसका? अनिल का। और ये किसका? महिला का। और तीनों में कॉमन एक ही व्यक्ति है, यानी क्वेश्चन तीनों का रिश्ता एक पुरुष पे जाके एंड हो रहा है। यानी हमें फाइनली एक चीज समझनी होगी कि इस पूरी कहानी में जो मेन व्यक्ति है ना, वो ये पुरुष ही है। इसकी पत्नी के पिताजी कौन है? इसकी पत्नी के पिताजी हैं कौन? मुकेश, है ना। इनकी पत्नी है, उनके पिताजी कौन है? मुकेश। ठीक है, ये इनके ससुर जी हो गए। यहाँ पे आओ, इनकी पत्नी के पिता, ससुर जी के पिताजी कौन है? इनके ससुर जी कौन है? मुकेश। उनके पिताजी कौन है? अनिल। ठीक है, अब देखो, ये इनकी पत्नी की माँ सास और ये ससुर, ये दोनों बहन भाई हैं। ससुर की माँ, तो इनके ससुर की माँ कौन है? महिला वो। तो इनके ससुर मुकेश की माता कौन है? वो महिला है। तो इसका मतलब ये इनके पिताजी, ये इनके माताजी, तो वो महिला और अनिल दोनों आपस में पति पत्नी है। ये रिश्ता पूरा निकल के आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना था? अब आपको करना है मुकेश का महिला से। तो ये मुकेश, ये महिला। मुकेश महिला का बेटा लगता है, पुत्र लगता है, पुत्र, पुत्र, है ना। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा, महिला अनिल से, ये महिला, ये अनिल से, महिला अनिल से उनकी पत्नी के रूप में संबंधित है।
तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा अनिल से मुकेश का, अनिल से मुकेश का, मुकेश पुत्र लगेगा। ये हमारे 3 आंसर हो। बताओ कोई संकट किसी को? क्लियर है मामला? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? ईमानदारी से हो जाएंगे ना? कोई किंतु परंतु बोलो। है तो कोई दिमाग में कोई संकट है, कोई शंका है, कोई कीड़ा है, कुछ भी कोई बात हो तो पूछ सकते हो ना। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपकी चॉइस वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये आप पहली टाइप को सोल्व करेंगे, पहली टाइप का प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है? तो टाइप 1 यहाँ तक का था, परिचय करना करवाना। टाइप 2 में हम ग्रुप रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें 5-7 व्यक्तियों को आपस में कैसे संबोधित करना है, कैसे जोड़ना है, उस पर हम बात करेंगे। वो करेंगे अगले एपिसोड से। टाइप 2 शुरू आज यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपने आनंद लिया होगा। ठीक है? और सीखी होंगी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, क्या करना है। सही चल रही है क्लासें? सब कुछ सही है? शादियों का सीजन है, आप भी थोड़ा बिजी हैं, हम समझ सकते हैं। आपके भी न्योते आते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के लाइव क्लासें ज़रूर अटेंड करें। नहीं मिले तो बाद में ज़रूर अटेंड करें, लेकिन क्लासें मिस नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए शादियों से ज़्यादा ज़रूरी हमारी नौकरी है, क्योंकि हमारा साथ वो देगी, ना कि पड़ोसी की लुगाई। ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना, इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखो। 2 दिन नागिन बनने की खुशी से अच्छा है कि 2 दिन हमारी पढ़ाई करें, कि लोग नागिन बने हमारे लिए। ठीक है? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आप सभी को पता है राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे थे हम। 5 क्लास के माध्यम से हमने कुछ लोकगीतों की चर्चा भी कर ली थी, और मैं आपको क्षेत्रीय लोकगीत में राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र के जो गीत हैं वो पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले गीतों की। ठीक है? देखो, आप आज का जो अपना वो टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। देखो, आप राजस्थान के लोकगीत, और क्लास नंबर 6 है आज आपकी इसमें। चलो देखते हैं। आप सबको पता, लोकगीतों को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, आपको ध्यान होगा। और एक तो अपने क्षेत्रीय थे, एक धार्मिक थे, और एक आपका था रिवाज से रिलेटेड। अगर प्यारे साथियों हम बात करें इसमें, तो क्षेत्रीय जो लोकगीत है आपके, इन क्षेत्रीय लोकगीतों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें मैं बात करूं आपके, एक तो आपको पढ़ा दिया मैंने पश्चिमी राजस्थान, बोल दो इसको, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत बोल सकते हैं। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। फिर बात करें तो दूसरा आपका इसमें आता है पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, और एक आपका इसमें आ जाता है मैदानी क्षेत्र के लोकगीत। यही टॉपिक अपना चल रहा है। तो इसमें अपन क्षेत्रीय लोकगीतों में फर्स्ट जो सेगमेंट है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ये अपना हो गया था कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं प्यारे साथियों राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। देखो, आप जो अपना माउंटेन एरिया है उसके जो फोक अपने सॉन्ग है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है? देखो, आप अगर हम राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों में देखें तो इसमें अपन पढ़ने वाले क्या है देखना है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में प्यारे साथियों, एक तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो आपके राजस्थान का इसमें मेवाड़ आता है, और मेवाड़ के साथ साथ एक इसमें वागड़ क्षेत्र आता, और वागड़ के साथ साथ एक आपका क्षेत्र आता है इसमें हाड़ौती। यानी मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती तीनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं।
इसी पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। अब यहाँ अगर हम देखें प्यारे साथियों कि ये जो मेवाड़ है इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं अपन, कौन कौन से जिले अपन इस मेवाड़ में पढ़ते हैं, URCBS। देखो आप यहाँ आपका इस U से बन जाएगा उदयपुर और इस R से आपका बनेगा राजसमंद। फिर बात करें इस C से क्या बनेगा तो आपका चित्तौड़गढ़ बन जाएगा और B से एक आपका बनेगा भीलवाड़ा। पुराने तो पहले ये 4 ही जिले आते थे पर अभी राजस्थान सरकार ने 2 नए जिले और बना दिए। एक का नाम रख देते हैं अपन सलूम्बर जो उदयपुर से अलग हुआ और एक आपका नाम हो जाएगा शाहपुरा। ये मैंने आपके सामने 6 जिले लिखे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलूम्बर। इन 6 के 6 जिलों की अगर बात करें हम तो ये 6 के 6 जिले जो आपके शामिल है प्यारे साथियों, ये 6 जिले आपके किस में शामिल है, मेवाड़ में, यानी इसे अपन मेवाड़ क्षेत्र बोलेंगे। ये एक चीज तो आपके लिए समझने की है। फिर यहाँ देखो आप प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से अपन ने मेवाड़ देखा उसी तरीके से अपन इस वागड़ क्षेत्र की भी बात करते हैं। अगर अपन इनकी परिभाषा देखें ना तो आप सबको पता मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन रहा। तो ऐतिहासिक काल में गुहिल या सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित प्रदेश पहले कहलाता था मेवाड़ और अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार इस मेवाड़ के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ऐसे आपका वागड़ क्षेत्र है। ऐतिहासिक काल में जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था, वागड़ क्षेत्र कहा जाता। इस वागड़ क्षेत्र में आपके प्यारे साथियों राजस्थान के 3 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर एक आपका जिला आता है इसमें बांसवाड़ा और एक अपने इसमें जिला आता है प्रतापगढ़। इन तीनों जिलों को मिलाकर कहा जाता था पहले वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं जब आपको राजस्थान की बोलियां पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपसे कहूँगा मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती, मेवाड़ी। मैं आपसे कहूँगा उसके जिले बताओ, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6 जिले ये हैं। फिर वागड़ी बोली पढ़ेंगे, वागड़ी बोली के जिले हो जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इस तरीके से याद रखना है। अब एक आपका प्यारे साथियों इसमें हाड़ौती आता है। हाड़ौती का मतलब ऐतिहासिक काल में अपने राजस्थान की कोटा और बूंदी जो रियासतें थी ना, उन कोटा बूंदी रियासतों में हाड़ा चौहान शासकों ने शासन किया। जहां हाड़ाओं का शासन रहा उस प्रदेश को नाम क्या दे दिया, हाड़ौती। अगर हम बात करें साथियों इस हाड़ौती की तो इस हाड़ौती में अभी वर्तमान परिदृश्य के अनुसार 4 जिले आते हैं। कोटा आता है आपका एक, इसमें बूंदी आता है और एक इसमें आता है आपका झालावाड़ जिला और एक आपका हाड़ौती में जिला हो जाएगा प्यारे साथियों 12। इन चारों जिलों को मिलाकर आपके क्या बन जाएगा, हाड़ौती। अभी क्वेश्चन भी आया था सीईटी में, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती। ये 3 क्षेत्र मैंने आपको समझाए, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया मतलब पर्वतीय क्षेत्र के गीत। तो मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र के जो भी गीत होंगे उन सभी गीतों का संबंध किस क्षेत्र में होगा, पर्वतीय क्षेत्र में। अब देखो आप, अब अपन शुरू करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन से अपने गीत गाए जाते हैं। तो ध्यान देना, एक अपना इस पर्वतीय क्षेत्र के गीतों में पहला हेडिंग डालिएगा, उस गीत का नाम आ जाएगा आपके प्यारे साथियों सुमटियो गीत। कौन सा गीत हो जाएगा, सुमटियो। अगर हम इस सुमटियो गीत की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ गाया जाता, क्या इसकी बात है, ये अपन देखें। प्यारे साथियों सुमटियो गीत का संबंध अपने राजस्थान की एक जनजाति से है और राजस्थान की उस जनजाति का नाम क्या आ जाएगा, भील जनजाति। क्या होता है कि एक भील जनजाति की कोई महिला है और इस भील जनजाति की जो अपने महिला है प्यारे साथियों, इस भील जनजाति का महिला का जो पति है, इस महिला का पति अगर परदेश चला गया, अब इस महिला का पति तो कहाँ चला गया, परदेश। अब इस भील महिला को जब अपने परदेश गए हुए पति की क्या आती है, याद आती है। जब इस महिला को अपने परदेश गए हुए पति की याद आती है ना, तब ये भील महिला क्या है कि अपने पास में एक पक्षी देखती है और उस पक्षी का नाम क्या है प्यारे साथियों, तोता। इसी तोता की बात करें प्यारे साथियों तो तोता को अपने सुवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता, सुवा।
और इसे सुवा कहा जाता, इसलिए गीत का नाम क्या बना दिया, सुमटियो। कैसे, सुमटियो जो गीत है इसका संबंध बील जनजाति से है। किसी बील महिला द्वारा तोता पक्षी को माध्यम बनाकर प्रदेश गए हुए पति के पास जो संदेश पहुंचाया जाता और उस समय जो गीत गाया जाता, उस गीत का नाम हो जाएगा सुमटियो। आप सबने देखा हो तो अपने जब राजस्थान में शादी होती है, जब दूल्हा तोरण मारता है तो उस तोरण वाले पर एक पक्षी का चिन्ह बना होता, उस पक्षी को भी क्या कहा जाता है, सुवा पक्षी कहा जाता है। वो तोते पक्षी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इस तरीके से अपन को ये याद रखना है। तो ये तो आपका कौन सा गीत हो गया, सुमटियो गीत। अब ये जो गीत है प्यारे साथियों, अगर हम इस गीत की बात करें तो ये गीत अपने कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र का। या तो मेवाड़ क्षेत्र दे देगा, या फिर अगर मेवाड़ क्षेत्र नहीं दे तो फिर वो ऐसा भी लिख सकता है आदिवासी समुदाय, तो भी बात एक ही है। तो आदिवासी समुदाय पूछे, मेवाड़ क्षेत्र पूछे, भील जनजाति पूछे, इन तीनों से रिलेटेड आपका कौन सा गीत हो जाएगा, उसका नाम आएगा आपके सुमटियो गीत। ये तो आपका सुमटियो गीत कंप्लीट होता है। अब यहां देखो एक और गीत आता है अपना, और उस गीत का नाम आता है प्यारे साथियों हम सीड़ो गीत। कौन सा गीत है, हम सीड़ो। समझिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा हुआ ये गीत। हम सीड़ो गीत की बात करें प्यारे साथियों तो यह गीत अपने राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का जो हम सीड़ो गीत है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र का। हम मतलब दो, महिला और पुरुष, ध्यान रखना। इस हम सीड़ो गीत की बात करें तो इसमें भील जनजाति की महिला भी भाग लेती हैं और इसमें भील जनजाति के पुरुष भी भाग लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह गीत जो है भील महिला और भील पुरुष दोनों द्वारा आपस में मिलकर जिस गीत को गाया जा रहा, उस गीत का नाम क्या है, हम सीड़ो। तो हम सीड़ो गीत और भील जनजाति से रिलेटेड हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा सुमटियो, इसका संबंध भी किस जनजाति से, भील जनजाति से। ये आपको ध्यान रखना। तो ये दो गीत हो गए आपके, और दोनों गीत अभी तक अपन ने कौन से क्षेत्र के पढ़े हैं, पर्वतीय क्षेत्र के पढ़े हैं। अगला देखिएगा, एक अपना इस पर्वतीय क्षेत्र में गीत आता है प्यारे साथियों, और उस गीत का नाम आ जाएगा आपका चिरमी गीत। सुना होगा आप सभी ने, चिरमी मारी बाबोसारी लाडली, सुनते रहते हैं अपन ये गीत, चिरमी गीत। देखिएगा इसको, चिरमी गीत का मतलब क्या है प्यारे साथियों। अगर इस चिरमी गीत की बात करें तो ये अपने जो मूल रूप से है ना, ये मूल रूप से अपने मालवा का गीत माना जाता है। कहाँ का गीत माना जाता, मालवा। और ये मालवा जो है अपने मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस चिरमी गीत को देखें प्यारे साथियों तो ये अपने पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। पूर्वी राजस्थान के अलावा अपना जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, उस दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी कौन सा गीत गाया जाता, चिरमी। क्या होता चिरमी में, चिरमी प्यारे साथियों, चिरमी एक पौधा होता है, अपने चमेली जैसा एक पौधा होता है। अब क्या होता है कि नई नई जो बींदनी रहती है ना, जिसका नया नया विवाह हुआ, जैसे ही वो दुल्हन अपने ससुराल में जाएगी तो ससुराल वालों से उसकी जान पहचान नहीं है, क्योंकि आजकल तो हो जाती है, पर पहले वाले ज़माने के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। आजकल तो पहले से ही दुल्हन जानती है कि ये मेरी ननंद है, ये मेरी भौजाई है, ये मेरे भैया लगते हैं, मेरे जेठ देवर हैं, सब कुछ फलाना ढीकना A to Z चीज़ें जानते हो आप। अब यहाँ चिरमी जो गीत है इसमें क्या होगा कि एक नव विवाहिता दुल्हन, ये नव विवाहिता दुल्हन कहाँ बैठी है, ये इसके ससुराल में। अब जैसे ये अपने नव विवाहिता दुल्हन ससुराल में बैठी है, तब क्या होता है कि इस नव विवाहिता दुल्हन द्वारा ससुराल में बैठकर एक तो अपने पिता और एक इसके भाई की ये प्रतीक्षा करती है कि मेरे पिता या मेरे भाई जो भी आए और मुझे इस स्थान से लेकर मुझे मेरे पीहर लेकर चले। उसी अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में जिस गीत को गाती ना, उस गीत का नाम आपका क्या हो जाएगा, चिरमी गीत। तो चिरमी मारी बाबो सारी लाडली, कि वो चिरमी जो है उस लड़की के लिए अपने पौधे को संबोधित करते हुए कहा जा रहा कि वो अपने पिता की लाडली है, और उस अपने पिता की लाडली को ससुराल में उसके पिता और भाई की याद आ रही है, इसलिए वो इंतजार कर रही है कि मुझे मेरे भैया और मेरे पिता कब लेने आएंगे। उस समय जो गीत गाती है उसका नाम क्या हो जाएगा, आपके चिरमी गीत। ध्यान रखिएगा, ये आपका चिरमी गीत हो जाएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों
इस पर्वतीय क्षेत्र में आपका एक गीत आता है और उस गीत का नाम आता है नारंगिया गीत। इस गीत को अपने कुंभकर्ण गीत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें। अब ये अपने जो नारंगिया गीत है या कुंभकर्ण जो गीत है ना, ये कहाँ गाया जाता और क्या इसका लॉजिकल है, देखो प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में जो बूंदी जिला है, उस बूंदी में जो बूंदी महोत्सव का आयोजन होता है अपने शीत ऋतु के दौरान, नवंबर दिसंबर में। उस बूंदी महोत्सव के दौरान क्या है कि अपने बूंदी का कोई एक राजकुमार था और बूंदी के उस राजकुमार का नाम था प्यारे साथियों कुंभाहाड़ा। इस बूंदी के राजकुमार कुंभाहाड़ा की जो वीरता थी, इस बंदे की वीरता की प्रशंसा में ये गीत गाया जाता है। अब ये कौन था, कैसे इसकी वीरता की प्रशंसा में ये गीत गाया जा रहा, उसका नाम क्या है आपके नारंगिया गीत या कुंभकर्ण गीत। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, देखना आप। अपने प्यारे साथियों, राजस्थान में अपने 19 रियासतें थी, उनमें से अपनी एक रियासत आती है मेवाड़। उसी साथ में अपने एक बूंदी रियासत भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। बूंदी रियासत में या मेवाड़ का जो शासक था वो राणा लाखा था। कहते हैं कि इस राणा लाखा का विवाह अपने कहाँ हुआ था, बूंदी में। अब राणा लाखा का विवाह हुआ बूंदी में और राणा लाखा यहाँ बूंदी में तोरण मार के अपनी जो दुल्हन थी अपनी रानी को कहाँ लेकर चले गए, चित्तौड़। जब राणा लाखा इस बूंदी की राजकुमारी के साथ विवाह कर लेते हैं और इस राजकुमारी के साथ फिर कहाँ लौट जाते हैं, चित्तौड़। तब कहते हैं कि 2-3 दिन का समय बीता था और राणा लाखा और उनकी जो रानी है उन्होंने भोजन वगैरह बनवा के इनको आमंत्रित किया राणा लाखा को। राणा लाखा भी अपने भोजन के लिए पधारे चित्तौड़गढ़ के किले में और राणा लाखा और उनकी जो बूंदी की राजकुमारी जो उनकी रानी थी, दोनों बैठे हुए थे और राणा लाखा ने मजाक करते हुए एक अंदाज में इस बूंदी की राजकुमारी से पूछा कि आप मुझे बताओ, क्या आपको चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है पसंद आया, अच्छा है या नहीं? उसने कहा कि अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या कहना चाहती हो? अच्छा मतलब मैं यूँ सोच रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है क्या तुम्हें पसंद आ गया? तो राणा लाखा की उस बूंदी की रानी ने कहा कि देखो बिल्कुल हाँ बढ़िया है। क्या बढ़िया, अच्छा, ये कोई शब्द होते हैं? राजस्थान में गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया और आप कह रही हो कि अच्छा है। फिर राणा लाखा ने पूछा कि अब आप बताओ, वापस पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि चित्तौड़गढ़ कैसा है? उस बूंदी की रानी ने कहा कि देखो चित्तौड़गढ़ अच्छा है लेकिन मारा बूंदी जैसो कोनी, कि मेरे बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है ना, मेरे बूंदी के तारागढ़ दुर्ग जैसा आपका चित्तौड़ नहीं। राणा लाखा उसी समय खाना खा रहे थे, खाने की प्लेट थी, उसको एक तरफ साइड में किया और राणा लाखा ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप कि आपका बूंदी का तारागढ़ जो दुर्ग है वो मेरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भी अच्छा है, ये आपका कहना? एक महिला अपने पीहर की बुराई कैसे कर सकती है? अब उस महिला का क्या दोष था? राणा लाखा ने खुद ने पूछा कि भाई साहब ये बात है। उसने पूछा प्रश्न तो जवाब दे दिया था, पर राणा लाखा को ये बात बुरी लग जाती है और राणा लाखा उसी समय खाना खा रहे थे, खाने की प्लेट को छोड़ते हैं और प्लेट छोड़कर कहते हैं कि अपने सेनापति को बुलाते और उसे कहते हैं कि सेना तैयार की जाए और चतुरंगी सेना को तैयार करके हम बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। सेनापति ने कहा ये क्या? सेनापति की क्या औकात जो राणा लाखा को मना कर दे? और कैसे मना कर सकता है वो राणा लाखा को? सेनापति को जो आदेश दिया गया वो तो राजा की बात मानेगा। कहते हैं कि इस मेवाड़ के शासक जो अपने राणा लाखा थे, इनके एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे और इनके दरबारी विद्वान का नाम था प्यारे साथियों जोसिंह भट्ट। जोसिंह भट्ट जो इनका दरबारी विद्वान था वो इनके पास आया और राणा लाखा को आके समझाता है कि राणा जी क्या कर रहे हो आप? कल परसों तो आप बूंदी जाकर तारागढ़ दुर्ग जाकर बूंदी में आपने तोरण मारा, आपके रिश्तेदार हैं वो, और आप जाकर आज उनके तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करोगे, क्या ये बात अच्छी है? उस जोसिंह भट्ट ने जब राणा लाखा से कहा तो राणा लाखा ने कहा कि जोसिंह भट्ट बात ये नहीं है, अब मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अन्न और जल तभी ग्रहण करूंगा तब ही ग्रहण करूंगा जब तक मैं बूंदी के उस तारागढ़ दुर्ग को ना जीत लूं। जोसिंह भट्ट ने कहा कि यार राणा लाखा जी बात ठीक है आपकी, पर आपने ऐसी प्रतिज्ञा भी क्यों ली?
आपको सोचना समझना चाहिए था, और इस प्रकार की आपने प्रतिज्ञा ले ली तो फिर अब क्या किया जाए। राणा लाखा ने किया कि कुछ नहीं किया जाए, अब तो सेना तैयार करेंगे और सेना को लेकर कहाँ जाएंगे, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर। भाई साहब ये बड़ा लफड़ा हो गया। जोसिंह भट्ट इधर समझाने का प्रयास करे राणा लाखा को, पर राणा लाखा की समझ में आए नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले ली। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, कि वचन दे दिया है, प्रतिज्ञा ले ली मैंने, भले मेरे प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन मैं मेरे इस वचन है, इस मेरा जो वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इससे कैसे मुकर सकता हूं। कहते हैं कि जोसिंह भट्ट ने मजाकी अंदाज में राणा लाखा से कहा कि राणा लाखा, क्या आप जानते हैं मेवाड़ का चित्तौड़ और आपके हाड़ौती का बूंदी, इसके बीच में कितनी दूरी है? कि जितनी दूरी होगी वो देखा जाएगा, पर मैं तो अन्न और जल तभी खाऊंगा जब मैं बूंदी के तारागढ़ को ना जीत लूं। जोसिंह भट्ट ने कहा कि एक बार प्रतिज्ञा लेने से पहले जरा सोचते तो सही थे थोड़ा, कि यहाँ आपका चित्तौड़ है, ये बूंदी है आपका, ये लंबी दूरी पड़ी है आपकी, ये 60, 70, 80 किलोमीटर का आपका एक एरिया है, और भी ज्यादा होगा 60, 70 किलोमीटर से। और अगर आप इस चित्तौड़ से बूंदी आक्रमण करने के लिए इस तारागढ़ तक जाओगे ना, तो आपको लगभग बूंदी के तारागढ़ दुर्ग तक पहुंचने में 3-4 दिन का समय लग जाएगा। और 3-4 दिन का समय तो वहां लग जाएगा आपको, कि आप 3-4 दिन तक भूखे रहोगे। फिर कहा जोसिंह भट्ट ने राणा लाखा को कि ठीक है, आप बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करोगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई तारागढ़ जो बूंदी है वहां के लोग आकर आपकी शरण में झुक जाएंगे। हो सकता है उनकी वीरता का प्रदर्शन कर दे और वो लोग भी लड़ ले, तो आप लड़ोगे, युद्ध करोगे, तो 2 दिन आपको उसको जीतने में लग जाएंगे, 5-6 दिन आपको लग जाएंगे। क्या आप 5-6 दिन भूखे रह पाओगे? राणा लाखा ने मजाक करते हुए जोसिंह भट्ट से कहा कि यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं, पहले कहाँ था रे तू, पहले आ जाता मेरे पास। उसने कहा कि मैं तो यही था आपके दरबार में, मुझे बुलाना चाहिए था। जोसिंह भट्ट ने राणा लाखा से कहा कि कभी भी दुख में रहो और ज्यादा खुशी में रहो, तो कभी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा और किसी भी प्रकार का वचन का पालन मत करो। राणा लाखा ने कहा कि देखो यार, अब तो इज्जत का सवाल है, और मेवाड़ का कोई महाराणा अगर किसी शपथ को ले लेता है और उस शपथ का पालन नहीं करे तो जीना बेकार है। जोसिंह भट्ट ने कहा कि बात इतनी सी तो है ना, कि आपने कहा कि मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, बात क्या हुई? जोसिंह भट्ट ने पूरी ये कहानी सुनी। तो जोसिंह भट्ट ने राणा लाखा से कहा कि देखो, मैं एक काम करता हूँ, आज ही रानी जी के पास जाता हूँ और रानी साहब से मैं बुलवा देता हूँ कि आपका जो चित्तौड़गढ़ है वो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से अच्छा है। तो राणा लाखा ने कहा कि ठीक है, चलो वो बोल तो देगी, पर मेरी प्रतिज्ञा का क्या हो, क्या आपकी प्रतिज्ञा का भी सोचेंगे, वो भी मेरे पास एक उपाय है, फिर बात करेंगे उसकी। कहते हैं कि जोसिंह भट्ट अपने इस बूंदी की जो रानी थी इसके पास जाता है, और जोसिंह भट्ट इन्हें जाकर कहता है कि रानी जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपका एक शब्द जाने कितने लोगों की जान के ऊपर खेल सकता है, और आपने सोचा है कि राणा लाखा ने जब प्रतिज्ञा ले ली तो क्या वो तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे? और अगर वो तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके आ गए तो आप मान लो कि अगर आपके चित्तौड़ या मेवाड़ की सेना मरती है उस युद्ध में, या आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले लोग मरते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका। इधर से ससुराल पक्ष के लोग खत्म हो रहे हैं, इधर से आपके पीहर पक्ष के लोग खत्म हो रहे हैं, और इतिहास में बहुत बड़ा कलंक आपके ऊपर लग जाएगा कि एक रानी ने ऐसा कह दिया था, इस तरीके से एक दामाद ने अपने ससुराल वालों पर आक्रमण कर दिया था। इस कलंक से बचने के लिए आप एक काम करो कि अपने राणा लाखा जी के पास जाकर आप माफी मांग लो और कह दो कि आपका तारागढ़ जो दुर्ग है उससे भी अच्छा क्या है, चित्तौड़। जोसिंह भट्ट ने ये बात रानी से की, रानी ने जाकर कह दिया। अब रानी ने तो कह दिया, पर भाई साहब यहाँ लफड़ा यह है कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी की जाए। जोसिंह भट्ट और इन दोनों के बीच में ये चल रही है चर्चा, अब क्या हो। कहते हैं कि प्यारे साथियों, इस जोसिंह भट्ट ने कहा कि राणा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने आपकी प्रतिज्ञा में ये तो नहीं कहा था कि तारागढ़ दुर्ग असली हो या नकली? ठीक है ना, नहीं कहा तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, एक उपाय बता सकता हूँ। कहते हैं कि जोसिंह भट्ट ने कहा कि राणा लाखा को कहा कि मैं एक काम करूं कि अपने इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक नकली तारागढ़ दुर्ग बना देता हूं, और आप एक काम करना, इस नकली तारागढ़ दुर्ग को जीत लेना, और आपकी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाएगी, और आपको बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पे भी नहीं जाना पड़ेगा, और आप अपना प्रतिज्ञा भी पूरी कर लें। इस तरीके से अपने बात का क्या हो सकता है, समाधान। चलिए ठीक है, इस बात को लेकर, जोसिंह भट्ट की बात को लेकर कौन सहमत हो गया? राणा लाखा। भाई
बात तो हो गई, पर इधर लफड़ा हो गया। क्या हुआ कि राणा लाखा ने कहा कि देख, नकली तारागढ़ दुर्ग जो बना रहे हो ना तुम, एक इमारत के बाहर तुम बोर्ड वोर्ड लगा के बना दोगे, पर मैं सीधा यहीं से उसमें नहीं जाऊंगा। मेरी जो सेना है वो चित्तौड़ के 2 किलोमीटर पार जाएगी और 2 किलोमीटर से हम वो सेना लेकर आएंगे, फिर मैं इस पर आक्रमण करूंगा और फिर किसको जीतूंगा? मैं इस नकली तारागढ़ को जीतूंगा। ठीक है, सेना गई भाई साहब। अब वहां नारे लग रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा नाम रहेगा। भाई साहब ऐसे जब वहां नारे लग रहे हैं और ऐसे नारे लग रहे हैं कि राणा लाखा ने नकली तारागढ़ दुर्ग को फतेह करने जा रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग को फतेह करने जा रहे हैं, इसी समय कहते हैं कि इस बूंदी की रानी के पास में विवाह के अवसर पर इस बूंदी की रानी का एक छोटा भाई आया था। और इस बूंदी की रानी का जो छोटा भाई था, प्यारे साथियों, उस छोटे भाई का नाम था कुंभाहाड़ा। कहते कि कुंभाहाड़ा ने जब ये चित्तौड़ में अपने ये इस प्रकार के नारे सुने तो कुंभाहाड़ा आप जैसा एक बहादुर बच्चा था, 15-16 साल का एक शानदार युवा। कहते हैं कि कुंभाहाड़ा ने जब ये बातें सुनी तो कुंभाहाड़ा को बहुत बुरा लगा और कुंभाहाड़ा ने कहा कि यार आप लोग बिना किसी युद्ध के कैसे तारागढ़ को जीत लोगे? और तारागढ़ को चल ठीक है कि आप चित्तौड़ मेवाड़ में जीत रहे हो, तो यहां मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तब तक तो आप इस नकली तारागढ़ दुर्ग को भी नहीं जीत सकते। कहते कि कुंभाहाड़ा किसी की एक बात नहीं मानता और ये राणा लाखा जो अपनी सेना लेकर आ रहे थे उस सेना के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कुंभाहाड़ा की राणा जी, आपने आपकी प्रतिज्ञा ली है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप इस नकली तारागढ़ दुर्ग को भी नहीं जीत सकते हो। और राणा लाखा के सामने कुंभाहाड़ा आकर उस नकली तारागढ़ दुर्ग के सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि जोसिंह भट्ट ने वापस राणा लाखा को कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि घर में आरा और घर में साला ये दोनों किसी काम के नहीं होते, काम बिगाड़ देते हैं। कि दीवार में अगर आप ज़्यादा ये रख दोगे अलमारी वगैरह तो फिर वो दीवार कमज़ोर होगी। इसी तरीके से अगर आपके घर में साला रहेगा तो वो आपके लिए कमज़ोर फैक्टर रहेगा। ऐसा मजाक के अंदाज में जोसिंह भट्ट ने किसको कहा? राणा लाखा। कहते हैं कि राणा लाखा को गुस्सा आया और कुंभाहाड़ा जो वहाँ नकली तारागढ़ दुर्ग के सामने खड़ा था, इस पर वहाँ तीर वगैरह दागे जाते हैं और इस नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान कौन दे देता है? कुंभाहाड़ा। अपने राजस्थान के एक कवि हुए, उन्होंने बहुत अच्छा दोहा लिखा कि नकली गढ़ दिदो नहीं बिना गोर गमसान, सिर कटे फिरे किम फिर आन। कि नकली तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतने के लिए तो 100 सिर कटवाने पड़ जाते और उस नकली तारागढ़ दुर्ग की तो रक्षा करने के लिए एक अकेला बंदा जो अपने प्राणों का न्यौछावर करके चला गया, ऐसा कौन था? अपने वीर योद्धा कुंभाहाड़ा। इसी कुंभाहाड़ा की वीरता में जो अपने गीत गाया जाता है बूंदी महोत्सव के दौरान, उसका नाम आता है प्यारे साथियों आपके नारंगिया गीत या कुंभकर्ण गीत। याद रह जाएगा, बढ़िया शानदार गीत है आपका, तो याद रखना आपको ये वाला भी बूंदी महोत्सव में कुंभाहाड़ा। और ये कुंभाहाड़ा वही है जो नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। क्या बात है, राजस्थान में कैसे वीर योद्धा पैदा हुए कि नकली तारागढ़ की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। और बूंदी के एक कवि हुए सूर्यमल मिश्र, उन्होंने तो बहुत अच्छा एक दोहा लिखा कि इलाना देनी आपनी हालरियो हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। कि राजस्थान की एक महिला जब अपने बेटे को जन्म दे देती है और जब उस बेटे को पालने में झुलाती है ना, तब भी वो माँ उस बेटे को एक शिक्षा देती है कि बेटा इलाना देनी आपनी, कि अपनी धरती किसी को दे मत देना, भले अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। वो राजस्थान के कवियों ने क्या राजस्थान के दोहों को परिभाषित किया है और क्या राजस्थान के वीरों के बारे में लिखा है। इस तरीके से अपने राजस्थान के वीरों का एक अलग इतिहास रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि उस कुंभाहाड़ा की वीरता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? अपना नारंगिया या कुंभकर्ण गीत। ठीक है साथियों, तो ये अपने 4 गीत हो गए अपने कहाँ के, ये हो जाते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र के। और देखते हैं, यहाँ बात करते हैं अब आगे पर्वतीय क्षेत्र में। प्यारे साथियों, एक गीत का नाम आता है नाव की असवारी गीत। बस इसका नाम याद रख लें, नाव की असवारी गीत। ये अपने पर्वतीय क्षेत्र का गीत है। और एक आपका गीत है ऊंट की असवारी गीत। नाव में जब बैठा जाता उस समय गीत गाया जाता, ऊंट पर बैठा जाता उस समय का गीत है। तो नाम हो गए इनके नावा की असवारी, ऊंटा की असवारी गीत। ये भी अपने पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। यहाँ से अपने पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी प्यारे साथियों क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में भी पूछा हुआ, देखो मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राजस्थान में
राजस्थान में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था गुगरी केवड़ा वाला, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है। मोरियो, सॉरी, राजस्थान में माछर, लालर, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी सीटी में। राजस्थान में माछर, लालर क्या है? अब ये क्वेश्चन जब आए तो ध्यान रखना, ये अपने राजस्थान में या तो आप पर्वतीय क्षेत्र बोल दो या आप इसको बोल सकते हैं आदिवासी। उनके क्या है ये लोकगीत। तो ध्यान रहे क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि राजस्थानी कल्चर में लालर माछर क्या है, तो ये भी अपने राजस्थान के क्या है, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। ऐसे ही ऑप्शन इसमें बना के दे देगा, मैदानी क्षेत्र, और एक ऑप्शन आपको दे देगा इसमें धार्मिक, और एक ऑप्शन आपको दे देगा प्यारे साथियों इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये अपने एग्जाम में आता रहता है, इसलिए ये भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों, फिर आपके एक हेडिंग और आता है, राजस्थान के मैदानी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। देखते हैं यहाँ, अगर राजस्थान में आपका जो मैदानी क्षेत्र है और इस मैदानी क्षेत्र को आपसे पूछा जा रहा है कि इसके गीत बताओ, पहले तो ये समझो मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है। मैदानी क्षेत्र में एक तो आपका जयपुर जिला आता है इसमें, और जयपुर जिले के अलावा एक इसमें आपका शामिल रहेगा पूर्वी राजस्थान। यानी जयपुर और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है इसको मिलाकर अपने क्या कहा जाता, मैदानी क्षेत्र। वैसे मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें ना, तो जहाँ नदियाँ बहती हैं, नदियाँ अपने साथ में क्या लेकर आती हैं, मिट्टियाँ, अवसाद, रेत, कंकर, पत्थर, उनसे क्या बनते हैं, मैदान। ये ध्यान रखना। अब यहाँ जो ये मैदानी क्षेत्र है प्यारे साथियों, इस मैदानी क्षेत्र के गीतों की प्रमुख विशेषता क्या है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न बन सकता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे प्यारे साथियों प्रमुख विशेषता पूछी जाए तो मैदानी क्षेत्र के गीतों में प्रेम दिखाई देता है, इन गीतों में व्यंग्य भी है, और इन गीतों में क्या दी जाती है, गाली। यानी राजस्थान का मैदानी जो क्षेत्र है उसके गीतों की विशेषता है कि या तो वो प्रेम पर आधारित होंगे, या किसी पर व्यंग्य करते हुए, या फिर वो गालियों के रूप में गाए जाते हैं। उन गीतों को अपन मानते हैं मैदानी क्षेत्र के लोकगीत। अब यहाँ अपन अगर मैदानी क्षेत्र के लोकगीतों में देखें कि कौन कौन से गीत इसमें आते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में तो सबसे पहला आपका एक गीत आता है, उस गीत का नाम क्या आता है आपका, रसिया गीत। अब देखना, रसिया गीत अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, रसिया गीत अपने प्यारे साथियों पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान का मतलब आपके कौन कौन से जिले हो जाएंगे, भरतपुर हो जाएगा आपका, डीग हो जाएगा, एक आपका धौलपुर जिला हो जाएगा, और एक आपका इसमें अलवर जिला। इसे अपन क्या कह रहे हैं, पूर्वी राजस्थान। इस पूर्वी राजस्थान में क्या होता है प्यारे साथियों कि अपने जो चैत्र महीना और फाल्गुन होता है, इस चैत्र और फाल्गुन मास में आप सबको पता है फाल्गुन में होली आती, होली के आसपास अपने नई फसल आ जाती है। उसी नई फसल के आगमन की खुशी में, नई फसल के आगमन की खुशी में जो अपने गीत गाया जाता है ना पूर्वी राजस्थान में, वो नई फसल के आगमन की खुशी में जो गीत गाया जाता है आपका, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। उस गीत का नाम आपके क्या हो जाएगा, उसका नाम आता आपके रसिया गीत। खूब एग्जाम में पूछा जाता, तो ये भी याद रखें, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। चैत्र और फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में यह गीत अपने गाया जाता है। और देखते हैं, अगर हम देखें कि अपने पर्वतीय क्षेत्र में और क्या क्या आते हैं गीत, दूसरा देखना, इसमें जो अपना रसिया है उसके अलावा एक आपका गीत आ जाएगा प्यारे साथियों, हिचकी गीत।
ये बढ़िया गीत है, एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी स्टार लगा लेना इस पर भी। देखो हिचकी गीत, ये गीत अपने प्यारे साथियों राजस्थान में मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ध्यान देना, मैंने मेवाड़ नहीं लिखा, मैंने लिखा है मेवात। मेवात क्या होता है मैं आपको बता दूं प्यारे राजस्थानियों कि अपने राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर में अपने राजस्थान में एक जाति निवास करती, उस जाति का नाम आता है आपके मेव जाति। अब मेव जाति का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है ना वो आपका अलवर भरतपुर क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेवात क्षेत्र। ये भी कैसे, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो मेव जितने भी लोग हैं ये सारे हिंदू हैं, पर इन हिंदू लोगों का मुस्लिम सत्ता जब थी उस समय धर्मांतरण कर दिया गया, और हिंदुओं को जो मुसलमान बनाया गया था ना उस समय धर्मांतरण के टाइम उससे एक जाति बनी, उसका नाम आता मेव जाति, और ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में निवास करती, इसे अपन कहते हैं मेवात क्षेत्र। अब देखना हिचकी गीत की बात करें, हिचकी गीत अपने प्यारे साथियों मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ एक बात आपको समझनी कि इस हिचकी जो शब्द है ना, इस हिचकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथियों याद आना। अब यहाँ जो याद आना है ना, ये गीत किसके संदर्भ में गाया जा रहा है। हिचकी गीत प्यारे साथियों कोई एक महिला गाती है, और इस महिला द्वारा अपने प्रियतम की याद में, प्रियतम का मतलब इसका पति, इसके प्रियतम या पति की याद में जो गीत गाती है ना मेवात क्षेत्र में, उस गीत का नाम आपके हो जाएगा प्यारे साथियों हिचकी गीत। तो ये आपका हिचकी गीत कंप्लीट होता है कि यह मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो अपने एक किसी महिला द्वारा अपने प्रियतम या पति की याद में गाया जाता, उस गीत को अपन बोलते हैं अपने कौन सा गीत हो जाएगा हिचकी गीत। और देखिए अपने मैदानी क्षेत्र में गीत आता है प्यारे साथियों, और उस गीत का नाम आता है आपके पंछीड़ा गीत। सुना होगा आपने, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा उड़ मत जाना, ऐसा अपन ने गाना सुना है ना पंछीड़ा। देखो प्यारे साथियों पंछीड़ा जो गीत है ये अपने मेले के अवसर पर गाया जाता है। किसके अवसर पर, मेले के, मेले के अवसर पर तो गाया जाता, पर कहाँ गाया जाता, तो प्यारे साथियों ये गाया जाता है अपने डुंडाड़ क्षेत्र में। अब इस डुंडाड़ क्षेत्र का मतलब क्या होता बताता हूँ। डुंडाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर कौन सा गीत गा रहे हैं, पंछीड़ा। यहाँ से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ नोट लगा के आप लिख लेना प्यारे साथियों कि अपने राजस्थान में एक पंछीड़ा गीत को किसने लिखा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हो। तो अपने राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका नाम आता है प्यारे साथियों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल जो वर्मा है इन्होंने भी अपने कौन सा गीत लिखा, तो ये भी आपको याद रखना है पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत के लेखक माणिक्यलाल वर्मा है, और ऐसे पंछीड़ा गीत अपने डुंडाड़ क्षेत्र में अपने मेले के अवसर पर गाया जाता। अब देखो आप इस डुंडाड़ क्षेत्र की बात करें, ऐतिहासिक काल में प्यारे साथियों अपने जयपुर जो जिला है इसके आसपास एक डूंड नदी बहती थी, और इस डूंड नदी के बहने के कारण इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, डुंडाड़ क्षेत्र। लेकिन अगर हम देखें कि इस डुंडाड़ क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मैं आपको याद करवाता हूं एक ट्रिक से। आज दीदी टोंक घूमने गई, ये अपनी जो दीदी है इसका मन हुआ कि मुझे क्या घूमना है, टोंक। मैंने जो ये ट्रिक लिखी ना, इस ट्रिक में आपके डुंडाड़ क्षेत्र की क्या लिखे हुए हैं, जिले लिखे हुए हैं। अब देखो आप किसी ये ट्रिक है, क्या क्या इससे बनेंगे बताता हूँ। इस ऐसे आपका एक जिला बन जाएगा अलवर, इस जैसे आपका जिला बन जाएगा जयपुर। अब जयपुर में भी एक आपका शहरी हो जाएगा, और एक जयपुर में आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण। ठीक है, यहाँ एक डी से आपका जिला बन जाएगा प्यारे साथियों दौसा। फिर एक नवीनतम जिला बना अभी दूदू, ये भी याद रखना है। यहाँ आपका टोंक से टोंक बनाना है, याद रहे। ये का जो लिखा हुआ, इस क से आपका नया जिला बनेगा एक कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र, ये आपको याद रखना। और एक इस क से आपका क्षेत्र बन जाएगा किशनगढ़। ये मैंने जितने क्षेत्र लिखे हैं आपके सामने, सभी क्षेत्रों में पहले डूंड नदी बहा करती थी, और इन्हें डुंडाड़ क्षेत्र कहा जाता है।
हम आगे पढ़ेंगे, जब ढूंढाड़ी बोली पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ढूंढाड़ के क्षेत्र लिखाऊंगा, तब वापस ये जिले अपने काम आएंगे। अब कोई आपसे पूछ ले कि जयपुर, दौसा, अपने दूदू, टोंक, इनमें कौन सी बोली बोली जाती, तो आपकी बोली का नाम हो जाएगा ढूंढाड़ी। और इसी ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर जो लोग जाते थे उनके द्वारा जो गीत गाया जाता था उस गीत का नाम क्या था आपके? पंचीड़ा गीत। और पंचीड़ा गीत के अगर लेखक पूछे तो ये भी याद रखें, उनका नाम आ जाएगा आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो ये वाला जो नोट है प्यारे साथियों, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना आप, क्योंकि ये कई बार अपने परीक्षा में भी पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इस तरीके से अपन को ये वाला गीत भी याद रहे। चलते हैं आगे। इस मैदानी क्षेत्र में एक आपका गीत है और उस गीत का नाम आता है प्यारे साथियों सीटने गीत। बहुत अच्छा। सीटने का शाब्दिक अर्थ होता है गाली। ये गाली के रूप में गाया जाने वाला एक गीत है। कैसे? आप सभी ने देखा होगा, जब अपने शादी ब्याह होते हैं घर परिवार में, तो जब दूल्हे की बारात उसके ससुराल में चली जाती है तब, और वो फेरे वगैरह ले लेता, उसके पश्चात भी अपने विवाह के अवसर पर क्या होता है कि आपका एक वर पक्ष होता है और एक तरफ आपका वधु पक्ष होता है। तो विवाह के अवसर पर जो आपके वर और वधु पक्ष होता है ना, वर और वधु पक्ष, इन दोनों पक्षों की जो महिलाएं होती हैं, कौन होती है? महिलाएं। अब क्या होता है प्यारे साथियों कि ये महिलाएं जो है, वर पक्ष की और वधु पक्ष की महिलाएं एक दूसरे को संबोधित करते हुए गालियों के रूप में कुछ गीत गाती। उन गीतों को क्या कहते हैं? सीटने गीत। और मुझे तो कई बार लगता है कि यार अपने सीटने जो गीत है वास्तव में क्या अपनी राजस्थानी कल्चर में एक प्राचीन समय से भी चला आ रहा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इस सीटने गीत की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा फेमस करने का जो श्रेय जाता है ना, वो अपने महाराजा उमेश सिंह को जाता है। कहते कि महाराजा उमेश सिंह जो है, इनके बेटे हुए थे हनुवंत सिंह, उनकी बारात लेकर गुजरात जाते हैं। और गुजरात बारात पहुंची तो वहां उमेश सिंह जी ने देखा कि यार बारात का स्वागत वागत तो हो गया, पर स्वागत बिना प्रेम पूर्वक दी जाने वाली गालियों के अधूरा लगता। उमेश सिंह जी ने वहां जाकर देखा तो वहां की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं इस गीत को गाए नहीं। अपने राजस्थान का एक राजा महाराजा उमेश सिंह जब वहां पहुंचा गुजरात बारात लेकर, तो इन्होंने देखा कि यार ये कैसा सीन है। कहते कि उमेश सिंह जी नाराज हो गए, और उमेश सिंह जी नाराज हुए तो वहां जो इनके जो समधी थे, रिश्तेदार, वो आए और इनसे माफी मांगी कि बताओ महाराजा क्या गलती हुई हमसे। कहते कि उमेश सिंह जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई सीटने वीटने नहीं गाते क्या? वो अपने वाले गीत जो गालियों के रूप में गाए जाते। गुजरात के जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो यार हमारे वाले तो यहाँ जो कल्चर है हमारे तो ये है नहीं, तो इसलिए हम तो नहीं गाते। कि तुम नहीं गाते तो फिर ठीक है, मैं बारात वारात वापस ले जा रहा हूँ। बड़ा नाराजगी है यार, कैसे गाएं? इन्होंने कहा कि यार तुम क्यों आए मेरे पास, तुम गाओगे क्या सीटने? अरे जाकर वहां अंदर महिलाओं से पूछो। कहते हैं कि जब वधु पक्ष के लोग वहां जाकर उन महिलाओं को पूछते हैं तो उन महिलाओं में कुछ राजस्थानी महिलाएं बैठी हुई थी। राजस्थानी महिलाओं को जाकर ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बस ये बात है, अरे एक बार मौका तो दो, हम गाकर बताएंगे सीटने गाली दी जाती कैसे विवाह के अवसर पर। कहते हैं कि उस समय उन महिलाओं ने बाहर आकर वापस शानदार तरीके से बारात के उस स्वागत में शानदार गालियों के रूप में गाए थे। ऐसे महाराजा उमेश सिंह हुए जिन्होंने राजस्थान की कल्चर पर बहुत अच्छा काम किया। तो याद रखिए ये सीटने गीत है जो अपने गाली के रूप में गाया जाता। इसका संबंध भी अपने किस्से हैं मैदानी क्षेत्र से। अब मैं एक बात बता दूं कि आपके जो जितने भी राजस्थान के क्षेत्रीय गीत थे वो यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं, चाहे वो मरुस्थल के गीत हो, चाहे वो आपके पर्वतीय क्षेत्र के गीत हो, चाहे वो आपके मैदानी क्षेत्र के गीत हो। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बढ़िया इस तरीके से याद रखना इसको। चलो देखो अब हम यहाँ पढ़ते हैं साथियों राजस्थान के धार्मिक लोक गीत। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के जो धार्मिक लोकगीत है, पहले तो इसकी परिभाषा देखें। कोई भी ऐसा गीत जो किसी देवता, देवी, किसी संत, महापुरुष की आराधना में गाया जाता हो, ऐसा गीत जिसे देवी देवता, संत, महात्मा या महापुरुष की आराधना में गाया जाता हो, ऐसा गीत कहलाता है अपने धार्मिक। ध्यान देना, अगर प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में
सभी लोक देवताओं में, राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? अब राजस्थान में जितने भी अपने देवता हैं उनमें अगर सबसे लंबा लोकगीत आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामदेव जी। देवता में तो अपने सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का। अब ध्यान दीजिएगा, रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं ना, इन गीतों को कहा जाता है प्यारे साथियों ब्यावले गीत। ये भी आपको याद रखना है। तो ब्यावले गीत अपने हो जाएगा रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है आपके ब्यावले गीत। एक और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में सभी लोग देवी देवताओं में, देवी भी शब्द साथ में रखें, देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो इसका उत्तर आप रामदेव जी मत दे देना। देवी और देवता जो दोनों शब्द अगर एक साथ देकर पूछे तब इसका आंसर आपके हो जाएगा प्यारे साथियों जीण माता। पढ़ेंगे अपन आगे। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता। रेवासा ग्राम सीकर में इनका मंदिर बना हुआ जीण माता का। अब ये जो अपने जीण माता है, राजस्थान में जितने भी अपने देवी देवता हैं उनमें सबसे लंबा लोकगीत है, और केवल देवता पूछे तब आपका आंसर है रामदेव जी। जीण माता के गीत की जो समय अवधि बताई जाती वो लगभग 48 से 52 मिनट, इतना लंबा इनका क्या बताया जाता है, अपने गीत बताया जाता। एक बात और बताता हूं, लोकगीत अगर जो जीण माता का पूछे तो इनके गीत को कनफटे जोगी गाते हैं। कौन गाते साथियों? कनफटे। और ये कनफटे जो जोगी इस गीत को गाते हैं ना, इनके द्वारा दो वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। एक वाद्यंत्र का नाम आता है आपके डमरू और एक आपके वाद्यंत्र का नाम आता है प्यारे साथियों सारंगी। तो डमरू व जो सारंगी वाद्यंत्र है आपके, इन वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जीण माता के गीतों को गाते समय। ये क्वेश्चन अपने सीईटी एग्जाम 2022-23 वाला जो हुआ उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखना है। तो सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत तो अपने जीण माता का हो जाएगा, और केवल अगर ये देवता शब्द देकर अगर प्रश्न पूछे तब आपका आंसर क्या देना है, आपको रामदेव जी देना है। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? और देवी पूछे तब भी जीण माता, देवता पूछे केवल तो देवता में रामदेव जी, और देवी और देवता दोनों शब्द एक साथ आ जाए तब आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, उसका आंसर है जीण माता। और इनके गीतों को कनफटे जोगियों द्वारा डमरू और सारंगी वाद्यंत्र के साथ गाया जाता है। आते हैं अब देखो, राजस्थान के धार्मिक गीतों में पहला गीत लिखते हैं और उस पहले गीत का नाम आता है आपके ब्यावले गीत। देखो अभी बताया मैंने कि अपने राजस्थान के एक लोक देवता रामदेव जी, तो रामदेव जी की अगर आराधना कर रहे हैं और इनकी आराधना में कोई गीत गाया जा रहा तो उस गीत को क्या कहा जाता है? ब्यावले। आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत, यानी लोगों द्वारा जो अपने रामदेव जी की आराधना में गीत गाया जाता उसका नाम आता है प्यारे साथियों आपके ब्यावले गीत। एक और बात, अगर प्यारे साथियों पूछा जाए कि रामदेव जी के जो ब्यावले या इनकी जो गीत हैं इनको सबसे पहले किसने गाए थे, तो सर्वप्रथम ब्यावले अपने राजस्थान में किसने गाए थे? उनका नाम याद रखना, रूपा दे, और कई किताबों में इनका नाम आपको रूपल दे मिल सकता है। और ये अपने राजस्थान में एक लोक देवता पढ़ेंगे अपन मलीनाथ जी। उन मलीनाथ जी राठौड़ की धर्म पत्नी हैं, ध्यान रखें। आगे पढ़ाऊंगा मैं, इन्हें बरसात की देवी के रूप में भी पूजा जाता, सब चीज़ें पढ़ेंगे। पर ये रूपादे जो रूपल दे हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने रामदेव जी के क्या गाए थे? ब्यावले गाए थे। ये भी आपको याद रखना है। ये तो हो गया पहला गीत। अब देखो यहाँ अगर हम दूसरे गीत की बात करें तो एक गीत आता है प्यारे साथियों,
उस गीत का नाम हो जाएगा नेतल रो बरतार गीत। देखो आप, नेतल रो बरतार, यहाँ बरतार जो शब्द लिखा हुआ है, इस बरतार शब्द का अर्थ होता है पति। नेतल का पति, नेतल किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? ये अपने राजस्थान के लोक देवता जो रामदेव जी है ना, इन रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल। तो याद रहे, रामदेव जी को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है, रामदेव जी को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है, तो याद रखें उस गीत का नाम हो जाएगा नेतल रो बरतार गीत। पूरी कहानी जब मैं आपको रामदेव जी पढ़ाऊंगा तब सुनाऊंगा कि नेतल देव कौन थी, कहाँ की थी, सारी बातचीत करेंगे वहाँ। केवल यहाँ याद रखें कि नेतल किसकी पत्नी है अपने, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लोक देवता जो अपने रामदेव जी हुए, उन रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? नेतल। तो नेतल रो बरतार जो गीत है, इसका संबंध भी अपने राजस्थान के किस लोक देवता से हो जाएगा? आपका आंसर आना चाहिए रामदेव जी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ब्यावले और नेतल रो बरतार गीत आपके हो गए। और देखते हैं, एक आपको ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में एक गीत गाया जाता, उस गीत का नाम आता है प्यारे साथियों छावली गीत। देखना, छावली गीत क्या है ये? अगर प्यारे साथियों छावली गीत की बात करें तो अपने राजस्थान के एक लोक देवता, उनका नाम आता है गोगा जी। और गोगा जी का पूरा नाम लिखेंगे हम, गोगा जी चौहान। गोगा जी जो चौहान है, इनकी आराधना में जो भी गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहा जाता है? आराधना में गाए जाने वाले लोक गीत, ये अपने कहलाते हैं प्यारे साथियों छावली गीत। अब यहां देखो आप, ये जो अपने गोगा जी की आराधना में गीत गाए जा रहे ना, इसमें तो एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और मैं बता दूं उस वाद्य यंत्र का नाम क्या होगा? तो प्यारे साथियों उस वाद्य यंत्र का नाम होगा आपके डेरू। ये डेरू जो वाद्य यंत्र है अपने, ये डमरू के समान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे पढ़ाऊंगा मैं कि इसी डेरू वाद्य यंत्र से अपने गोगा जी की फड़का वाचन भी होता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखें। जबकि यहाँ देखो, रामदेव जी के जो अपने ब्यावले गीत हैं, इनमें अगर पूछे कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है उस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ अपने चौतारा। चौतारा जानते हो, इसे अपन बोल सकते हैं तंबूरा, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसी के साथ अपन रावण हत्था वाद्य यंत्र भी ले सकते हैं। ये चौतारा, तंबूरा और रावण हत्था वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो रामदेव जी के गीतों में होता, जो कामड़ या नायक जाति के बोपेन के गीत गाते हैं, ये ध्यान रखना। और डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके किस लोक देवता की गीतों में किया जाता है, तो उस देवता का नाम आपके हो जाएगा प्यारे साथियों गोगा जी। तो गोगा जी की आराधना में गाया जाने वाला गीत तो छावली, और इसमें वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है उसका नाम आता है डेरू। और डेरू किसके समान होता है? आपके डमरू के समान होता है, ठीक है। चलो और देखते हैं कि आपके राजस्थान में और धार्मिक लोकगीत हैं। बिल्कुल है, देखो आप, एक गीत है प्यारे साथियों आपका तेजा टेर। तेजा जी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है तेजा टेर, सुना होगा आपने, गाजियो गाजियो जेठ अषाढ़ सावन तेजा रे, ऐसे गीत आपने सुना होगा। खम्मा खम्मा रे अजमाल जीरा कमरा, थाने तो पूजे आखों मारवाड़ आधो गुजरात जियो, ऐसे अपने राजस्थान के गीतों को भी सुना करो। अब तेजा टेर, प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये तेजा टेर जो गीत है ना, ये किसान गाते हैं। किसान क्यों गाते हैं? किसानों द्वारा इसलिए गाया जाता कि तेजा जी की जो अपने कृषि उपारक देवता है, किसान थे ये भी, किसानों द्वारा अच्छी वर्षा की कामना के लिए और अच्छी फसल की कामना के लिए जो गीत गाया जाता तेजा जी की आराधना में, उसका नाम क्या हो जाएगा? तेजा टेर। तो यह गीत किसानों द्वारा अच्छी वर्षा व अच्छी फसल की कामना हेतु
गाया जाता है। ये आपके हो जाएगा तेजा जी वाला तेजा टेर गीत। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन कल चर्चा करेंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा, अपना धार्मिक गीत चल ही रहा, कल इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। रही बात नोट्स वाली, तो नोट्स जो है वो टेक्निकल टीम 1-2 दिनों से एब्सेंट चल रहे हैं, इस वजह से नहीं डल पाए। आज आपके नोट्स डाल देंगे। ये मैं जितनी चीज़ें आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, ये तमाम चीज़ें आपके उस नोट्स में आपको मिलेगी। उसकी आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपको उस प्रिंट को नहीं लेकर आपको खुद को नोट्स लिखने चाहिए। आप प्यारे साथियों पहले इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, यहाँ केवल क्लास में समझने का प्रयास करें और हमें केवल समझना है। फिर उसके बाद में मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आपके नोट्स जो रहेंगे ऐप में, उस नोट्स की मदद से आप क्या करोगे, वहाँ अपने नोट्स लिख लेना। ठीक है, तो शुक्रिया आप सभी साथियों का। मिलते हैं कल। आज के लिए विदा लेता हूँ आप सभी का, और आज के साथ सहयोग और समर्पण के लिए आपका बहुत बहुत सही धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो।